नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महागठबंधन ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। तेजस्वी यादव बने सीएम फेस और मुकेश सहनी बने डिप्टी सीएम के दावेदार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस के हिस्से क्या आया। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जो सियासी तमाचा मारा है वो पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। राहुल पोस्टर से गायब, मंच से गायब, जनता से भी गायब। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार लौटे ही नहीं, पहले विदेश चले गए, फिर लौटकर भी पटना नहीं पहुंचे। चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। मतलब बिहार से राहुल गांधी कांग्रेस का सफाया हो गया है। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अब अकेले पड़ गई है। खबर यह है कि बीएमसी चुनावी मैदान में कांग्रेस अकेले उतरेगी। उद्धव ठाकरे ने राहुल से किनारा कर लिया है। साथ ही बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई। तो कैसे राहुल गांधी हर जगह से झटके पे झटके उन्हें लग रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे उदित राज के आवास से उनका सामान उठा कर सड़क पर फेंक दिया गया, क्यों हुआ ये भी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे सहयोगी राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार में कैसे राहुल गांधी फंस भी गए, बेइज्जती भी हुई और गालियां भी पड़ रही हैं। देखिए, बिहार में तो राहुल गांधी की ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग उनसे पूछ रहे हैं, उनके अपने कैडर उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बिहार की आपने कौन सी रणनीति ऐसी बनाई है। और अब ये वक्त आ गया है कि पूछा जाए कि बिहार में आपने क्या खोया और आपने क्या पाया। देखिए, बिहार में राहुल गांधी लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की है कि राहुल गांधी की कोशिश ये है वो कांग्रेस का पुराना वैभव वापस पाना चाहते हैं, जो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करता था या जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुआ करता था। लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि 2 प्रमुख प्रदेशों में कांग्रेस फिर से जिंदा नहीं होती है, जीवित नहीं होती है। वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। इसलिए बिहार पर उनकी नज़र शुरू से रही है। समस्या क्या है कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक भी सपोर्ट ग्रुप आज राहुल गांधी के पास नहीं है। और पिछले कुछ दशकों में बिहार में जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है वो पूरी तरह से राजद के पिछलग्गू बन के रह गए हैं। आज उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जो तथाकथित सवर्ण जातियां या पर कास्ट, उनमें थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट है, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। देखिए, जब जब राहुल गांधी ने एक कोशिश की बिहार में कि कांग्रेस को फिर से जिंदा किया जाए, कुछ अपने लोगों को वहां उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, तो लालू यादव ने ये होने नहीं दिया। देखिए, कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार में जाकर के पेश करने की कोशिश की कि वो चेहरा बनेंगे। लालू यादव ने कहा कि या तो कन्हैया को भगाओ या तो फिर हम तुम्हें बिल्कुल यहाँ भाव नहीं देंगे। आपको याद होगा कन्हैया ने एक यात्रा वहां पे शुरू करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं होने दी और कन्हैया को वहां से भगा दिया गया। एक तो पहली वो कोशिश थी राहुल गांधी की, जो बर्बाद हो गई, बेकार चली गई। अब देखिए, जब ये वोट चोरी का मामला उठा तो राहुल गांधी बिहार गए, वहां उन्होंने ये वोट चोरी की यात्रा की। भाई, आपने वहां यात्रा की, सबको साथ में लेकर के गए, उसका परिणाम क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप जितनी सीटें लड़ना चाहते थे, तेजस्वी ने आपको उतनी सीटें भी नहीं दी। और आज की तारीख में देखिए, अभी कांग्रेस को कम से कम 2 अपने जो कैंडिडेट्स थे, जो उन्होंने जिनका नामांकन भरवाया था, उनका नामांकन वापस लेना पड़ा है। वीआईपी ने एक कैंडिडेट का नाम वापस लिया, लेकिन राजद ने एक भी नाम वापस नहीं लिया है। तो अभी भी तकरीबन 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे कि ये महागठबंधन के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो अब राहुल गांधी के साथ सवाल ये, देखिए, इस बार उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ी जाएं और ये तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर करने का उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि उससे पहले कम से कम ये हो जाए कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिल जाएं, उनको उतनी सीटें मिल जाएं। दूसरे, जो आईआरसीटीसी स्कैम में जो तेजस्वी का नाम आ गया था, इसको भी लेकर के वो थोड़ा झिझक रहे थे। लेकिन अंत में हुआ क्या? तेजस्वी यादव ने इस तरह से ब्लैकमेल किया राहुल गांधी को। भाई, आपकी कोई जमीन तो वहां पे है नहीं ना। अगर आपको 2-4 सीट भी चाहिए तो राजद की दया से ही मिल सकती है, वो तेजस्वी और लालू की दया से ही आपको वो सीटें मिल सकती हैं। तो अंत में हुआ क्या? एक तो मजबूरी में उनको तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमसे अच्छे तो मुकेश सहनी है, और 12-13 सीटें वो लड़ रहा है आदमी, और घोषणा भी उसने करवा ली कि हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे? अब तो लड़ेंगे नहीं ना वो।
और अगर उनकी पार्टी के मान लीजिए 2-3 ही आते हैं 12-13 में से, लेकिन आपने तो घोषणा कर दी है, मान लीजिए 0 सीटें आती हैं, वो सारी सीटें हार जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, फिर भी आपको उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। तो बढ़िया डील किसने की? वीआईपी ने की कि आपने की? और आप ये देखिए कि कांग्रेस में ये सब करने के चक्कर में जो कृष्णा अल्लावरू को उन्होंने भेजा, वो जाकर के अलग मुसीबत में फंस गए। समस्या क्या है? देखिए, गांधी परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। गांधी परिवार की इज्जत तब होती थी जब गांधी परिवार इस स्थिति में होती थी कि अपने दम पे चुनाव जिता सके। अब इनमें वो क्षमता नहीं है, ये चुनाव नहीं जिता सकते, इसलिए अब अपने पार्टी के लोग इनकी बात नहीं सुन रहे हैं और इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू के इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है, वहां पे इस्तीफे की मांग हो रही है। जो एआईसीसी के सदस्य हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसे लेकर के वो टिकट बांट रहे हैं। पप्पू यादव को बीच में, देखिए राहुल गांधी ने कौन सा गेम खेला? जिस व्यक्ति को ना तेजस्वी पसंद करते हैं ना लालू पसंद करते हैं, उस पप्पू यादव को सेंटर में ला करके उससे आप सिंबल बंटवा रहे हैं। तो आपकी मंशा क्या थी? आप चाहते थे कि तेजस्वी को उनकी औकात दिखाई जाए, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे तेजस्वी ने आपको आपकी औकात दिखा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, बैकड्रॉप में उनकी फोटो ही नहीं है, फोटो ही नहीं है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी फोटो ही नहीं है वहां पे, ना कोई चर्चा है उनकी। तेजस्वी बन गए मुख्यमंत्री पद के दावेदार, मुकेश सहनी बन गए उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार। कांग्रेस को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये लेकर के पूरे बिहार में उनकी पूरी पॉलिसी और पूरी स्ट्रेटजी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। ये उनके अपने कैडर कह रहे हैं कि आप किस तरह के स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई, किस तरह की रणनीति बनाते हैं, हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमसे अच्छा तो ये वीआईपी दिख रहा है। तो जब कार्यकर्ताओं में इतना असंतोष होगा तो विद्रोह की चिंगारी तो उठेगी ना। तो आज जो कांग्रेस में, आप बिहार में जाकर के देखिए, लोगों से बात कीजिए, कांग्रेस का जो रैंक एंड फाइल है वो बिल्कुल ना सिर्फ कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ हो गया, बल्कि उनके मन के अंदर राहुल गांधी को लेकर के भी बहुत रोष है कि भाई या तो लड़ना है तो लड़ लो ना, जब पहले भुजाएं दिखाते हो कि हम आके लड़ेंगे। अगर मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना ही था पहले कर देते। इतनी किचकिच क्यों करवाई तुमने, इतनी बेइज्जती क्यों करवाई जब यही करना था? तो देखिए आज उनके अपने कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो रणनीति रही है बिहार में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, पूरी तरह से वो बेनकाब हो गए हैं और सिर्फ किरकिरी करवाई है। उनसे अच्छी डील तो ये वीआईपी ने करवा ली। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर इस चीज को लेकर इतना गुस्सा है कि कई कांग्रेसी जो है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन बवाल सिर्फ महागठबंधन में, बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में भी जमकर बवाल है एमवीए के अंदर। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से अपना रास्ता अलग कर लिया है। बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले उतरेगी। क्या कोई फायदा वहां पे भी होगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ कि हर राज्य में इनका संगठन जो है ना वो कमजोर होता जा रहा है और राहुल गांधी इस तरह के फैसले वो ले नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी दिखाते बहुत हैं, दिखाते वो जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये नारा दिया था ना कि नरेंद्र सरेंडर कहा करते थे, और बिहार में उन्होंने जैसे सरेंडर किया तेजस्वी यादव के सामने, तो लोग कह रहे हैं कि यार सरेंडर तो तुम करते हो, ये तो तुम्हारी आदत बन गई है। अब उसी तरह का कुछ सरेंडर वो वहां करने वाले हैं महाराष्ट्र में। देखिए वहां जो 3 पार्टियां हैं वहां पे जिनके साथ इनका गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की जो एनसीपी है, जो उनकी शरद पवार की है। बात यह है कि वहां पे वो जो 2 पार्टियां हैं उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी किस काम के हैं। जैसा मैंने कहा आपको, किसी भी नेता की इज्जत तब होती है जब आप चुनाव जिता सकते हैं। राहुल गांधी जिस नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो अपने दम पे चुनाव जिता सकते हैं, अपने दम पे चुनाव जिता सकते हैं, दूसरी पार्टियों को भी जिता देते हैं। उनका नाम लेकर के आप देखेंगे उनके जो सहयोगी पार्टियों भी कटआउट लगा करके नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट ले लेते हैं। आज की तारीख में गांधी परिवार की या राहुल गांधी की वो हैसियत नहीं है कि वो चुनाव में किसी को जिता सके। तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा ना। आप बात करेंगे हमको 100 सीटें दे दो, हमको 80 सीटें दे दो, कोई नहीं देगा। तो महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। अभी जो बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह का गठबंधन ये चाह रहे थे कि इतनी सीटें हमको मिले, कोई इनको दे नहीं रहा। तो जब आप नहीं मानेंगे, और इनके मन में हमेशा एक चीज होती है कि हमारा पुराना वैभव था। जैसे मैंने कहा ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इनको लगता है कि मेक कांग्रेस ग्रेट अगेन। तो कहने से नहीं होगा ना भाई। बात ये है कि आप हमेशा देश के बाहर रहेंगे, वहां पे जा करके आप ये समर वेकेशन मनाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे वहां पे जा करके, यहाँ पे आकर के ड्रामेबाजी करेंगे, कहीं रोपनी करने चले जाएंगे खेत में, जलेबियां छानेंगे, तो उससे तो वोट नहीं मिलता ना। आप सोचिए ना कि राहुल गांधी बिहार में कितना वक्त दिया उन्होंने। जब बिहार में चुनाव बिल्कुल गर्म होता जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो पता चला वो कोलंबिया चले गए हैं।
और उसके बाद से लेकर अब तक क्या राहुल गांधी गए हैं बिहार? नहीं गए ना। नहीं गए, और कब जाएंगे उसकी भी कोई उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप कैसे जीतेंगे भाई? और कोई भी सहयोगी आपको क्यों वैल्यू देगा? तभी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उनके सहयोगी दल जो है उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगा है, आज ही उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। बिल्कुल, जैसे बिहार में स्थिति है, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में तो राहुल गांधी की जबरदस्त बेइज्जती हुई है, जबरदस्त बेइज्जती। देखिए, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो इनको बड़ी उम्मीद थी कि जो उमर अब्दुल्ला है जब वो सरकार बनाएंगे तो हमारे दल से भी किसी को मंत्री बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप याद कीजिए, उनको सिर्फ 6 सीटें मिली और वो 6 की 6 सीटें कश्मीर घाटी से थीं। अब उमर अब्दुल्ला को ये उम्मीद थी कि भाई ये जाके जम्मू से भी कुछ सीटें जीतेंगे ताकि भाजपा को थोड़ा डेंट हो। ये जम्मू से एक भी सीट नहीं जीत पाए। जो भी सीटें इन्होंने जीती वो कहां से जीती? कश्मीर घाटी से जीती। और अब उमर अब्दुल्ला को यह लगा कि कश्मीर में तो यार हम खुद ही जीत जाते हैं, हमें कांग्रेस की तो जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे उमर अब्दुल्ला को लगा कि कांग्रेस हमारे लिए अब एसेट नहीं है, लायबिलिटी बन गई है। इसलिए कहा कि नहीं भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और कोई मंत्री का पद नहीं देंगे। तो सबसे भारी बेइज्जती तो राहुल गांधी की वहीं हो गई। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो परिवारवाद में बड़ा यकीन रखते हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला भी अब्दुल्ला फैमिली से आते हैं, ये गांधी फैमिली से आते हैं। इनको बड़ी उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला कम से कम फैमिली की लाज रखेंगे और इनको शायद एक आध मंत्री पद दे देंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया और एक तरह समझिए राहुल गांधी की भारी बेइज्जती वहां भी हुई। अच्छा, उसके बाद लेकिन कांग्रेस तो हमेशा एक तरह से दूसरों की दया पर निर्भर कर रही है ना। बिहार में तेजस्वी की दया पे है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की दया पे है और यहां उमर अब्दुल्ला की दया पे है। तो इन्होंने फिर भी गठबंधन को छोड़ा नहीं, बेइज्जती इनकी होती रही, वो बने रहे। अब ये 4 राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस ने कहा कि भाई इसमें से कोई एक सुरक्षित सीट हमें दे दो। कांग्रेस जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो होता है ना, तो कौन फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देता है ये मायने रखता है। तो इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम आपको अंतिम वाली जो चौथी सीट है जिसमें बीजेपी के साथ उनका टसल है, उन्होंने कहा कि वो हम आपको दे देंगे, देखते हैं जीतिएगा तो जीत जाइएगा। इन्होंने कहा कि नहीं हमको सुरक्षित सीट चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भगा दिया कि बाहर निकलो, नहीं देंगे तुमको। अब देखिए वहां कश्मीर में यह स्थिति हो गई, इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। आज चुनाव हो रहा है, इनका कैंडिडेट ही नहीं है, तो वहां भी भारी बेइज्जती हो गई इनकी कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ना बिहार में तेजस्वी उनको वैल्यू दे रहे हैं, ना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या शरद पवार इनको वैल्यू दे रहे हैं, और ना कश्मीर में जो इनके पारिवारिक मित्र हैं, और ये मित्रता बहुत पहले से आती है शेख अब्दुल्ला के टाइम से। शेख अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी। समझिए जनरेशनल फ्रेंडशिप वहां चल रही है। लेकिन वहां भी राहुल गांधी की भारी बेइज्जती हुई। वाकई में राहुल गांधी की तो हर जगह बेइज्जती हो रही है, वो आपने समझाया। लेकिन उनके जो करीबी नेता है वो भी बुरी तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। उदित राज, जिन्होंने खुद वीडियो शेयर किया और वो कह रहे हैं कि मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। हालांकि जो खबरें उसके मुताबिक उनको कई बार नोटिस भेजा गया, उनको इंटिमेट किया गया। लेकिन ये क्या एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं उदित राज की, देखिए दलित को लेकर मैं बोलता हूं तो ये अपमान हो रहा है, मेरे खिलाफ इस तरह की हरकत की जा रही है। देखिए उदित राज की जो पूरी राजनीति है ना, ये बिल्कुल जाति के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि देखिए इनको एससी का रिजर्वेशन मिला, ये आईआरएस ऑफिसर बन गए, इनकी पत्नी भी आईआरएस ऑफिसर है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है आप समझिए, ये इनकी पत्नी बतौर आईआरएस ऑफिसर रिटायर होती है और जिस बंगले में ये रहते हैं उनकी पत्नी के नाम था। अब आईआरएस ऑफिसर वो रिटायर हो गई। कानून ये कहता है कि रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक आप बंगलों में रह सकती हैं, उसके बाद आपको खाली करना और 30 नवंबर 2024 को वो रिटायर हो गई है, तो 8 महीना से ज्यादा वक्त हो गया। देखिए आजकल एक प्रवृत्ति हो गई है ना, कोई व्यक्ति अगर राजनेता हो समझता है वो बंगले से बाहर नहीं निकलना चाहता। अब ये तो सीजेआई चंद्रचूड़ थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे ना, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो अब हुआ क्या, अब जाकर के जब इनका मकान खाली करवाया जा रहा है तब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जाति हो रही है। और ये फिर दलित की बात इनको याद आ गई कि मनुवाद से मैं लड़ रहा हूं, इसलिए भाई मनुवाद से आप लड़ रहे हैं, ये सारी आप बातें करते हैं तो क्या आप कानून का उल्लंघन करेंगे? समस्या यही है, ये लोग जो बात मनुवाद की करते हैं और ये कहते हैं कि जाति के नाम पे हमको दबाया जा रहा है, इनको पहले तो अपना आचरण सुधारना चाहिए। भाई जाति के नाम पे, और आप चूंकि शेड्यूल कास्ट से, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बंगला हथिया के बैठ जाएंगे। इस देश में जब सीजेआई को ये कहा जा सकता है, फॉर्मर सीजेआई को, चंद्रचूड़ को, कि आप बंगला खाली कीजिए, और उनको बंगला खाली करना पड़ा, तो भाई आप सिर्फ इस बिना पे कि मेरी पत्नी के नाम से बंगलो है और वो चूंकि एक शेड्यूल कास्ट से आती हैं, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं और इसलिए मैं बंगला खाली नहीं करूंगा। देखिए शातिर कितने हैं, ये कोर्ट में चले गए, कह रहे हैं कि कोर्ट में मेरा मामला है, वहां से मुझे स्टे मिल जाएगा। अरे जब मिल जाएगा तब मिल जाएगा ना, अभी तो नहीं मिला है। तो ये देख कर, अच्छा देखिए ऐसे लोग जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग भी शेड्यूल कास्ट के हैं या उसकी राजनीति करते हैं वो गलत है, लेकिन ऐसे लोग पूरे मूवमेंट को भी गलत तरह से बदनाम करते हैं।
है ना। अभी जाति के नाम पे आप सारी चीजें नहीं कर सकते। उदित राज को ये चाहिए कि वो मेरिट पे बात करें। मेरिट पे उनका केस कहीं स्टैंड नहीं करता है। भाई अगर आप सरकारी बंगलो हथिया करके बैठ जाएंगे, जबरदस्ती कब्जा करेंगे, तो सरकार का कर्तव्य बनता है। और सरकार क्या, उसमें जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो जाएंगी आपसे बंगलो खाली कराएंगी। मतलब आप क्या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्या? जब उनका बंगलो खाली करवाया जा सकता है तो आपका भी करवाया जा सकता है। और ये उदित राज चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और ये वो लोग हैं, मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये हमेशा संविधान की बात करते हैं, तो संविधान का, कानून का सम्मान तो इनको करना चाहिए ना। सिर्फ पॉकेट में संविधान की कॉपी लेके चलने से तो नहीं होता। आपको कानून का सम्मान करना चाहिए उदित राज साहब, और इस तरह का सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए और खुद अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता उदित राज की पत्नी सीमा राज 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो चुकी है। करीब 8 महीने बाद सरकार ने आवास खाली कराया, पर आवास खाली कराने को भी ऐसे गंभीर मुद्दा बना दिया उदित राज ने, जो कि वाकई में शर्म की बात है। ये हरकतें नहीं करने चाहिए। पर राहुल गांधी की हरकतें भी शर्मनाक है। कांग्रेस अब चुनाव में बोझ बन चुकी है। महागठबंधन के अंदर हर पार्टी जानती है कि जहां जहां कांग्रेस लड़ी वहां नुकसान हुआ, इसलिए हर पार्टी कांग्रेस से दूरी बना रही है। तो आपकी भी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।